पिछले 10 दिनों से लापता बबीता पांडे की ये वो आखिरी तस्वीर है जो पुलिस के लिए इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकती है। इस तस्वीर में देखिए बबीता पांडे वादियों का नजारा ले रही हैं। वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी हुई हैं और इसके बाद सामने सूरज की ओर निहार रही है और माना जा रहा है कि वो आखिरी तस्वीर है जो पुलिस के लिए एक सुराग का काम करेगी, जिसके जरिए बबीता पांडे को ढूंढा जा सकता है। दरअसल ये जो तस्वीर है ये लामा टॉप पर खींची गई है और बबीता पांडे के जो भाई हैं उन्होंने अपनी बहन का इंस्टाग्राम खंगाला। वो खुद भी अपनी तरफ से पड़ताल कर रहे हैं और उसी पड़ताल में उन्हें कुछ चंद तस्वीरें मिलती हैं जो वो साझा करते हैं इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए और बताते हैं कि ये तस्वीर शायद 27 और 28 के दरमियान यानी उस तारीख को खींची गई है और 29 तारीख को अचानक से बबीता पांडे जो है वो गायब हो जाती है। अगर दोस्तों की माने तो उन्होंने कहा कि बबीता वहां पर अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, फिर वो किसी से फोन पर बात करती है और अचानक उसके बाद वहां से गायब हो जाती हैं। तो ये जो तस्वीर है और इसके अलावा और भी कुछ जो 3-4 तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है, माना जा रहा है कि अब शायद बबीता पांडे को ढूंढ लिया जाएगा और पुलिस जो है अब इस पूरे केस में जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सकती है। फिलहाल अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बंकर खोदकर सीधे तौर पर झील में उतरकर जो आर्मी जवान है, जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो गोताखोर हैं, उन्होंने किस तरह से कड़ी मशक्कत की थी बबीता पांडे को ढूंढने के लिए। 24 साल की बबीता पांडे अपने दोस्तों के साथ 11,000 फीट की पहाड़ी पर घूमने के लिए गई थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही वो अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। एलियन उठाकर ले गए या वो पहाड़ों से नीचे गिर गई या वो तालाब जो कि रहस्यमय बताया जा रहा है उस तालाब की तलहटी में पहुंच चुकी है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। पुलिस ने बहुत ज्यादा हाथ पैर मारा तो उस लड़की के साथ 2 लड़के जो साथ में घूमने गए थे उन दोनों लड़कों को अरेस्ट किया गया और कहा गया इन पर किडनैपिंग की धारा लगाई गई है। लेकिन बावजूद इसके 24 साल की बबीता पांडे एमबीए पास स्टूडेंट वो अब तक लापता है। कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ चप्पा चप्पा जंगल का छाना जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई एक सुराग जो मिल सके जिससे ये पता लग सके कि बबीता पांडे पहाड़ पर कहां गई है, तालाब की तलहटी में कहां गुम हो गई है या आसमान निकल चुका है, कोई भी ऐसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वो तालाब के बीच में जाकर उस लड़की को ढूंढने की कवायद कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से मां ने ऑन कैमरा जो कहानी बताई उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां और गलतियां पकड़ी गई हैं। क्या है पर्दे की पीछे की रहस्यमय कहानी बबीता पांडे की, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो बबीता पांडे का एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि आखिर उस लड़की के साथ शायद क्या हुआ होगा, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर जो पुलिस है, जो आईटीबीपी है, जितने भी जवान हैं वो सब बबीता पांडे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पर आप गौर करेंगे तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है इसमें आपको काले रंग की एक गाड़ी दिखाई दे रही है, कोई एसयूवी गाड़ी है और इस गाड़ी में अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 2 लड़के मौजूद हैं जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हैं। एक लड़का पहले डिग्गी को खोलता है, उसे बंद करता है आधी और फिर एक साइड जहाँ ड्राइवर बैठता है उस साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। इसमें आपको एक और लड़का नजर आ रहा होगा, उसने भी काले रंग की ड्रेस पहनी, वो दूसरे साइड दरवाजे पर है। तभी जिस साइड ड्राइवर की सीट होती है वहाँ से एक लड़की आपको दिखाई देगी जिसने काले रंग के कपड़े पहने, ब्लैक ट्राउजर है, एक शॉल डाला हुआ है और शायद वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। यही लड़की है बबीता पांडे। ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बबीता पांडे को देखा गया है। उसके बाद से बबीता पांडे का कुछ भी नहीं पता है, वो जिंदा है, वो झील में गिर गई, उसके साथ कुछ गलत हो गया या वो फिर किसी तरीके से रहस्यमय तरीके से कहीं खुद गायब हो गई, किसी को इस बारे में ज़रा भी भनक नहीं है। ये जो तस्वीर आपने देखी बबीता पांडे गाड़ी के उस तरफ से आती है, किसी से फ़ोन पर बात करती है, फ़ोन हटाती है, फिर थोड़ा आगे जाती है और फ़ोन पर लगातार वो बात करी, इसके बाद वो इसी गाड़ी में बैठ जाती है। अब इस तस्वीर में आपको बबीता पांडे सही सलामत ठीक तरह से नजर आई होंगी, लेकिन तस्वीर बदलती है। आप अगर दूसरी तस्वीर पर गौर करेंगे तो ये जो तस्वीर है यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखेगा कि घोई करके एक झील है उत्तराखंड में। यहाँ पर किस तरीके से जो जवान हैं, जितने भी जो सर्च ऑपरेशन में लगाए गए हैं, वो सब के सब झील के आसपास खड़े हैं और यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर लिखा है एसडीआरएफ, एक बोट है नीले रंग की,
पीछे एक जवान बैठा हुआ है जो चप्पू चला रहा है, और सामने जो आगे की तरफ एक जवान बैठा है उसके हाथ में एक पीले रंग की रस्सी है, और उस रस्सी में उसने एक मोटी सी चीज़ या पत्थर जैसी कोई चीज़ बांधी हुई है, और इस चीज़ के ज़रिए वो बार बार उस रस्सी को झील के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये झील कितनी गहरी है, क्योंकि हर किसी को डाउट है कि शायद बबीता पांडे को इस रहस्यमय झील में फेंक दिया गया या फिर वो खुद से गिर गई है। बबीता पांडे को ढूंढने के लिए ना सिर्फ पुलिस वाले, बल्कि अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, बड़ी मात्रा में आपको जवान तैनात दिख रहे होंगे। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आर्मी के लोग हैं, आईटीबीपी है, और साथ ही साथ जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो सारी यहाँ पर मौजूद है। ज़रा इस खाई को देखिए, इसकी ऊंचाई देखिए कि कोई शख्स अगर वहाँ से गिरेगा तो उसकी हालत कैसी होगी। और नीचे जो झील आपको दिखाई दे रही है, आसपास सारे जवान आपको तैनात दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 150 से ज़्यादा लोग लगाए गए हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए, 24 साल के एमबीए स्टूडेंट को ढूंढने के लिए, लेकिन अब तक कोई सुराग किसी के भी हाथ नहीं लगा है। तस्वीरें बदलती हैं, लगातार आप तस्वीरों को देखते रहिए किस तरह से पहले उस रस्सी के जरिए नपाई की जा रही थी, गहराई की, ये देखा जा रहा था कि जो पानी है या जो झील है वो कितनी गहरी है, अगर उसके अंदर कोई लड़की गिरी है तो कितने नीचे तक जा सकती है। और वहीं पर दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं उसी एसडीआरएफ की बोट में, और साथ में गोताखोर दिखाई दे रहा है, काले रंग का उसने कमांडो जैसा ड्रेस पहना है। और ये जो एसडीआरएफ की टीम के साथ गोताखोर जा रहा है, इसे नीचे उतारा गया है। नीचे उतार कर ये देखेगा, क्योंकि पहले झील की गहराई को नापा गया है कि कितनी वो गहरी है, और उसके आधार पर गोताखोर को नीचे उतारा गया है ताकि वो नीचे जाकर ये देख पाए कि क्या बबीता पांडे वहाँ पर उस तरह से मिल रही है, क्या वो जिंदा है, क्या वो बची है। उसको नीचे झील के अंदर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा है कि शायद वो उसे इस झील में गिराया गया है या वो खुद गिर गई है और जिससे उसकी मौत होगी, और इसीलिए जो गोताखोर हैं उन्हें इसमें उतारा जा रहा है। कई मशक्क़त के बाद, कड़ी मेहनत के बाद जब गोताखोर भी नहीं ढूंढ पाते तो खुद बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो खुद इस झील के अंदर आते हैं और खुद इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कहाँ कहाँ पर और गहराई से ढूंढना है, किस जगह पर उस लड़की के मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। हर तरीके से कोशिश की जा रही है, परिवार परेशान है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। अब आप समझिए कि इस रहस्यमय झील में जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसी झील में गायब हो गई है बबीता पांडे, लेकिन असली कहानी क्या है, किस तरह से बबीता पांडे यहाँ तक पहुँची, कौन वो 2 लोग थे, और क्या बबीता ने अपने घर पर कोई झूठ भी बोला है। दरअसल 25 मई को जो उधम सिंह नगर की रहने वाली है बबीता, वहाँ से वो सीधे तौर पर अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाती है और 25 मई को देहरादून पहुँचती है और वहाँ पर रात में स्टे किया जाता है। इनके साथ इनके 2 दोस्त भी थी, हरमनप्रीत और हरमनपाल। अब होता यह है कि 25 तारीख को जब ये देहरादून में रात को स्टे करते हैं तो सुबह के लिए प्लान बनता है और बोलते हैं कि अब हर्षिल चला जाता है, और 26 मई को हर्षिल पहुंचते हैं। 26 और 27 मई को वहाँ पर लंबा एक तरह से वहाँ पर काफ़ी देर रुकते हैं, गंगोत्री के एरिया का भ्रमण करते हैं, गंगोत्री घूमते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं। 26-27 इनका वहाँ पर था। अब आगे की प्लानिंग चल रही थी कि आगे क्या किया जाए, तो इसी मामले में 28 मई को तीनों यानी कि बबीता और उसके जो दोस्त उसके साथ थे वो रैथल गांव में रुक जाते हैं, और 29 की प्लानिंग इनकी ये थी कि हम लोग जो दयारा बुग्याल ट्रैक है उसको कवर करेंगे। यानी कि 29 को सुबह 28 तारीख को रैथल रुके थे और इन्होंने सोचा था कि यहाँ पर जो दयारा बुग्याल ट्रैक है उसको हम करेंगे सुबह उठते ही, और उसके लिए हमें जाना है। और इसी सिलसिले में ये लोग, इनकी जो प्लानिंग थी वो काम कर रही थी। लेकिन कहानी पूरी तरह से पलट जाती है जब रात को, जब सारे दोस्त हैं, जब वहाँ पर बैठे होते हैं, कैंप लगा होता है, टेंट के अंदर सब बैठे होते हैं, अचानक से कुछ देर बाद बबीता किसी को मिलती नहीं है। दोनों दोस्त भी परेशान होते हैं और उसके बाद पूरी तरह से कहानी घूमती है। अब होता क्या है, तो कहा जा रहा है कि जो 2 दोस्त हैं उनके साथ जब बबीता वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो अल्कोहल लेती हैं, दोस्तों में बातचीत होती है, और इसके बाद दोस्तों के मुताबिक वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और फ़ोन पर बात करते करते वो आगे चली जाती है और काफ़ी देर बीतने के बाद वो वापस नहीं आती। तो इनके दोस्त वगैरह बबीता को ढूंढते हैं लेकिन कोई भी पता नहीं चलता। अब इसके बाद हर कोई परेशान होता है, तब जाकर ये जो खबर है आग की तरह उस गाँव में फैलती है, लोगों को पता चलता है, और आर्मी जवान, आईटीबीपी के जवान, जितने भी जो अधिकारी हैं वो उस जगह पर पहुंचते हैं, और तब जाकर माँ बाप को भी पता चलता है कि इस तरह से उनकी बेटी के साथ हो गया और बेटी कहीं गायब हो गई है। फिलहाल जब पूरा मामला पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो ऐसे में जो 2 दोस्त साथ गए थे उनको पकड़ा गया, उन पर चार्जेस लगाए गए किडनैपिंग के, क्योंकि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो लड़की है वो आखिरी वक्त में उनके साथ थी, तो सीधे तौर पे उन पर आरोप लगा दिया गया है। लेकिन सच ये है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि बबीता का हुआ तो हुआ क्या है। क्या सच में वो उस झील में गिर गई है, जो रहस्यमय झील बताई जा रही है, घोई झील, क्या सच में उस झील के
अंदर वो चली गई है, उसे किसी ने फेंक दिया है, उसका पैर स्लिप कर गया है, कोई तीसरा इस केस में इन्वॉल्व है, या बबीता खुद अपनी मर्जी से कहीं पर चली गई है प्लानिंग के साथ। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर हैं ओंकार बहुगुणा, जब उन्होंने ग्राउंड पर जाकर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की, हमें इस बारे में कुछ इनपुट्स दिए, तो उन्होंने जिक्र किया कि जब उन्होंने लड़की की माँ से बातचीत की और उनसे पूछा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है और 2 लड़कों का जिक्र आ रहा है, और क्या आपकी बेटी ने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, अल्कोहल की बात बताई थी, बताया था वो किसके साथ जा रही है, तो पता लगा कि जो माँ जी हैं, जो माँ है लड़की की, उन्होंने बताया कि देखो हमारी बेटी ने हमसे कहा था कि वो अपनी 2 सहेली यानी महिला मित्र के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है, उसने लड़कों का जिक्र नहीं किया था और अल्कोहल के बारे में तो कोई भी बात उन्हें नहीं पता है। तो इसलिए भी अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या जिस तरह से तमाम तरीके के केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि कुछ लड़कियां हाल ही दिनों में ऐसा हुआ है कि वो गायब हुई हैं, लेकिन अचानक से 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद वो मिलती हैं कहीं और पर किसी और के साथ, या कुछ उनकी प्लानिंग होती है, कुछ जॉब के लिए भाग गई होती है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ निकल कर आएगी या सच में बबीता के साथ कुछ गलत हो गया है? ये जो 2 दोस्त हैं जिनको पुलिस ने डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, क्या उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है? क्या सच में उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, या फिर कहानी अभी भी खुलनी बाकी है? क्या बहुत बड़ा रहस्य इस पूरी कहानी में छिपा हुआ है? क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। सोचिए 150 से ज़्यादा जवान लग गए, वो आर्मी जवान, वो आईटीबीपी के जवान, जब वो कुछ नहीं ढूंढ पा रहे, उस झील से अब तक बबीता पांडे बरामद नहीं हुई, तो आखिर बबीता गई तो गई कहाँ? जी, मैं बबीता का बड़ा भाई बोल रहा हूँ और मैं चिल्किया रामनगर से हूँ, उत्तराखंड से। और यहीं पे इसी जंगल में मेरी सिस्टर खोई हुई हैं और हम भी मतलब 4 दिन से 5 दिन से लगातार अपनी बहन की तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, हमारी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था देख रहा है और वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। बट हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रशासन है वो खाली मिसिंग वो देख रहा है, मिसिंग कंप्लेंट देख रहा है। बट उनको कम से कम 1-2 चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस है, उनको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बस। अगवा लग रहा है आपको? क्या अगवा का लग रहा है सर, मुझे थोड़ा डाउट है मुझे किस आधार पे? सर। ऐसी जगह में सर, वो हमारी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है छोटी, उसे ट्रैकिंग की बहुत नॉलेज है काफ़ी टाइम से। अगर वो मतलब मिसिंग भी अगर हो गई है तो वो अपने आप को संभाल सकती है। वो इतने दिन में हमें कोई कॉल करने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करती, कैसे भी करके। बट ऐसा सर, नहीं कि कहीं मतलब बहुत से कहीं चली गई हो, कहीं अन्य जगह, अन्य शहर में कहीं बात। सर वो अन्य जगह भी अगर गई होगी तो वो हमें पक्का एक ना एक कॉल करेगी सर। वो ऐसी लड़की नहीं है भी कर रही हो? सर। मैं उससे ये भी बोलना चाहूँगा, अगर वो मुझे कहीं से देख भी रही है, अगर एक चांस ये बनता है कि वो कहीं चले गई है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर चले गई है इस जंगल से, अगर वो नीचे जा सकती है तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर वो कहीं भी है, कोई वीडियो हमारी वीडियो देख रही है, तो वो हमें कॉल करने की कोशिश करे, हमसे संपर्क करे। हम कोई उससे वो नहीं बोलेंगे, बस वो घर आ जाए, हमें ये है। घबराए ना। वो घबराए ना, कुछ भी मतलब डरे ना कि हम क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। घर से कोई झगड़ा या कोई नाराजगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आपने अभी जिसे सुना वो बबीता पांडे के बड़े भाई हैं, और ये तो कहानी इस बता रही कि शायद किडनैपिंग भी हो सकता है। पुलिस को अलग अलग तरीकों से जांच पड़ताल करनी चाहिए, लेकिन जब हमने भी जांच पड़ताल की तो हमें भी कई सारे चौंकाने वाली चीजें पता लगी हैं। दरअसल ये जो बबीता पांडे जो 24 साल की एमबीए स्टूडेंट है, नैनीताल में पढ़ाई करती हैं, ये 29 मई को जब ये वहां पर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया जाता है, तो जब पुलिस शुरुआती तौर पर छानबीन करती तो पता लगता है कि ये फेक परमिट लेकर उस इलाके में दाखिल हुए थे। फेक परमिट मतलब फिजिकल फेक परमिट कार्ड लेकर ये दिखाते हैं वहां पर, और बताया ये जाता है कि इसे ये भी हो सकता है कि करप्शन का मामला भी है, तमाम मामले ऐसे होते हैं, तो फेक परमिट दिखाकर, पिछले साल का दिखाकर ये अंदर दाखिल हो जाते हैं। जिसके बाद इन्होंने एक तरीके से कई तरीके के चेक पोस्ट को पार किया बेधड़क, बिना किसी डर के। और इस पूरे मामले में जो शुरुआती तौर पर जो दिक्कतें आई हैं, दरअसल एक ना बारकोड बन जाता है। उस बारकोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपके बारे में पूरी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। जब बबीता पांडे के द्वारा जो परमिट था उसे जब स्कैन किया गया तो उसके ओरिजिनल जो लोग उस जगह पर मौजूद नहीं थे, उनकी तस्वीर, उनकी सारी डिटेल्स सामने आ गई, और इस वजह से कंफ्यूजन बढ़ गया कि बबीता पांडे जिनका जिक्र किया जा रहा है, क्या वो गुम हुई है, या जो स्कैन करने पर जिनका नाम और पूरा पता सब कुछ आ रहा है वो गुम हुई है। जब तस्दीक हो गई कि ये फेक परमिट था, और फेक परमिट के आधार पर जिस इंसान को वहां होना चाहिए था उसकी जगह कोई और इंसान
पहुंच चुका। एक इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स, आप समझ रहे हैं, जब पहलगाम जैसा हमला हो चुका हमारे देश में, वहां पर जो हमारी पुलिस फेक परमिट को बिना चेक किए या जो भी लैप्सेस रहे हो उसके बावजूद उन्हें दाखिल करवा दिया जाता है। अब ऐसा क्यों? दरअसल जिस इलाके में घूमने गए थे वहां पर कहा जाता है कि 150 से ज्यादा टूरिस्ट को एक बार में ज्यादा जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर एक बार वो फुल हो जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। और इसलिए जो टूरिस्ट होते हैं कई बार फेक परमिट को ले जाकर पैसे देकर इधर उधर का कर वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में डिपार्टमेंट या किसी और पुलिस विभाग को पता नहीं होता है। ये निचले स्तर पे इस तरीके से काम होता है कि आराम से जो चाहे जैसे चाहे पहुंच सकता है, आपको ऊपर पैरवी करने की जरूरत नहीं है। बस गांधी जी के नोट आपको सामने वाले को पकड़ाना है, उनके जेब में डालना है और आप ट्रैकिंग करने के लिए पहुंच सकते हैं। और इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स, लड़की की गुमशुदगी होने के बाद अब जाकर उस एजेंसी जिसने ये फेक परमिट जारी किया था उनके लोगों को एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमारा सवाल एक ये भी है कि जो फेक परमिट पर आप एक तरीके से मान लीजिए फेक परमिट मिल गया, वहां पे जो पुलिस है क्या उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि स्कैन करने पर, अभी आप स्कैन कर रहे हैं जब लड़की गुम हो चुकी है, जो पुलिस वाले जो चेक पोस्ट होगा, क्या उनमें से किसी ने भी उस चीज को स्कैन नहीं किया और स्कैन करने पर उन्हें पता नहीं चला कि पुराना था, ये किसी और के नाम पर है, आप स्कैन करने के बाद आप तो कोई दूसरा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो किसी ने भी उस पूरे उत्तराखंड में या उत्तरकाशी में चेक ही नहीं किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस पूरे इलाके की पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर। आर्मी, आईटीबीपी, ये सारे जवान मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग छानबीन कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो करप्शन है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी डिपार्टमेंट को नहीं पता। इसके बाद जब ये सारी जो चीजें पता लगती है कि आपको पता है ये जो परमिट कितने रुपए में मिलता है, महज 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन, 100 रुपए का एनवायरमेंटल फीस और 150 टूरिस्ट के अलावा और ज्यादा जा नहीं सकते। महज 200 रुपए देकर आप परमिट ले सकते हैं, लेकिन बावजूद देखिए 200 रुपए बचाने के लिए लोग इस हद तक आ जाते हैं कि झूठा परमिट, किसी और का परमिट दिखाकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन्हें डर भय कोई है ही नहीं कि अरे ये तो कानून व्यवस्था इसलिए तो होती है, तोड़ने के लिए होती है। कानून क्या होता है? जब तक कानून को तोड़ो नहीं तब तक रौब कहां आता है। और इसलिए टूरिस्ट अक्सर ये सारी चीजें करते हैं। और 100-200 रुपए की बात नहीं है, यहां पर सिक्योरिटी लैब्स की हम बात कर रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक कि क्या पुलिसिंग यहां पर बहुत बड़ी चूक हो गई है। फिलहाल के लिए इस पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये जो इलाका है, ये इलाका 11,000 के फुट पर है। यहाँ पर अक्सर लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं। ट्रैकिंग मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो ये शुरुआती यहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, इसके बाद और भी ज़्यादा पहाड़ ऊपर हैं, घूमने वाली जगह है। लेकिन यहाँ पर शुरुआती तौर पर जो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, आसपास जंगल भी है, झील भी है, तो ये ट्रैकिंग करने के इरादे से यहाँ पर पहुँचते हैं और घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है। लेकिन उस इलाके से जब ऐसी खबरें आती हैं कि आसमान निकल गया, जमीन खा गई, या जो तालाब था उसने एक इंसान को खा लिया, जंगलों ने एक इंसान को गायब कर दिया, क्या इस पूरी कहानी के पीछे कोई गहरी साजिश या इंसानी प्लान के मुताबिक ऐसी कोई प्लानिंग बनाई गई? क्योंकि जब पुलिस शुरुआती तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अकॉर्डिंग टू दी 2 लड़के जो इन्हें अरेस्ट किया गया, उन्होंने बताया कि सर देखिए हम तो पार्टी कर रहे थे, पार्टी करने के बाद हम कमरे में चले जाते हैं। जो बबीता पांडे थी वो पार्टी करते करते बाहर चली जाती है, उसके बाद गायब हो जाती है। अब जब वो फुटप्रिंट्स के बारे में जो बताया जा रहा है, उस फुटप्रिंट्स का जब पीछा करती है पुलिस, वो गायब हो जाते हैं। और गायब इस तरीके से होते हैं कि पुलिस को भी अचंभित लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। या तो कोई उनके पर आ गए, या कोई बहुत बड़ा पक्षी आ गया जो उस इंसान को उठाकर लेके चला गया, या ऐसी कौन सी बला आई है कि एलियन आए जिन्होंने ऊपर से लाइट फेंका और वो गायब हो गए। तो ये जो पूरी जानकारी है जो निकलकर सामने आ रही, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें सबसे बड़ा सवाल कि पैरों के निशान तो दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद पैरों के निशान अचानक से कैसे गायब हो सकते हैं? क्या कोई हेलीकॉप्टर आया, क्या आया, कौन सी ऐसी चीज थी जिसके बारे में अब तक पुलिसिंग, आर्मी, आईटीबीपी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंधेरे में तीर मारा जा रहा है कि कहीं पर कुछ एक सुराग तो मिले। अगर किसी जानवर ने भी बबीता पांडे को खाने की कोशिश की होगी तो वहां पर संघर्ष के निशान होंगे, खून के निशान होंगे, कपड़ों के निशान होंगे। कपड़े जो मान लीजिए वो भाग रही होंगी तो कहीं पर भी कुछ ऐसे निशान होंगे जहां पर कपड़े फंसे होंगे, फटे होंगे, लेकिन ऐसा कोई एक निशान तक नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बबीता पांडे
कहां पर गई हैं, क्या हुआ है उनके साथ। जब हमारे रिपोर्टर ने उनकी माताजी से बात की तो पहले वो सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं। बबीता क्या करती थी? काम कर रही थी कस अच्छा, एजुकेशन क्या क्या पढ़ाई लिखाई क्या यही है। तो कब चली ये वहां से? 25 तारीख की शाम अच्छा, कुछ कहा आपसे? फिर से कहा घूमने जा रही, मना कर ला करी गढ़वाल से जा रही हो जो बस। और कौन था बबीता के साथ? और लोग कौन थे? कोई जानकारी आप? मेरी सहेलियां हैं, कहा ऐसी बताए। और बार भी जाती क्यों हूँ, एक बार पहले भी आई थी, दोबारा आई। अच्छा, पहले भी यहाँ आई भी हैं। आप कब रामनगर से यहाँ पहुँचे? अब रात की हो गई थी, फिर उसी दिन शाम को फिर हमने वहाँ रिपोर्ट लिखाई तो फिर मन नहीं लगा, हमने कहा चलो। आप कौन लोग यहाँ पर आए? बच्चे और 5 जने। बबीता एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये लोग? बबीता बड़ी थी। अभी तक पुलिस आपको क्या कह रही है कि जानकारी आपको दी? अच्छा, ये 2 लोग जो 2 युवकों की जो बात आ रही है कि उनके साथ आई थी, ये जानकारी आपको पुलिस ने दी हो क्या अभी तक? इनको पहचानते हैं आप? अरे बने मस्के दे तो। अच्छा, तो सुना आपने कि किस तरीके से जो बबीता पांडे की जो माता जी हैं वो घबराई हुई हैं, परेशान है, चेहरे से उनकी परेशानी साफ झलक रही है। वो अपनी बेटी को खो चुकी हैं और चाहती किसी भी तरीके से जल्द उनकी बेटी को ढूंढा जाए और इनकी चेहरे पे एक मुस्कान आए। फिलहाल के लिए लगभग 7 दिन होने को आए हैं, बबीता पांडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पहाड़ों के जो चप्पा चप्पा जानते हैं आर्मी, आईटीबीपी, पुलिस, उनको भी कोई एक सबूत या एक सुराग नहीं मिल पा रहा जिससे इस लड़की का पता लगाया जा सके। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स हो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्राइम तक पर उसे पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।